आगाज में खबर ये कि लंदन की अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबरें मुशीर बराए एहतसाब। शहजाद अकबर ने ट्वीट करके खबर की तरदीद कर दी है। कहते हैं कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबर मिस रिपोर्टिंग है। NCA की तहकीकात नैब या सासा रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर नहीं थी। शहजाद अकबर का कहना था बरतानवी हुक्काम ने 2019 के कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर खुद तहकीकात शुरू की। मशकूक फंड्स पर बरतानवी हुक्काम ने कोर्ट से फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल कर रखा था। NCA ने खुद तहकीकात रोककर फंड्स रिलीज करने का फैसला किया। मुशीर एहतसाब कहते हैं रिलीज ऑर्डर का हरगिज मतलब ये नहीं कि फंड्स जायज जराए से वसूल हुए। तो ये बातें झूठी बातें हैं, सब लोगों ने फैलाई हैं। ये खबर दुरुस्त नहीं है, मिस रिपोर्टिंग हुई है। लंदन की अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबरें। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, खबर की तरदीद कर दी। कहते हैं कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की बरियत की खबर में मिस रिपोर्टिंग हुई है। NCA की तहकीकात नैब या असासा रिकवरी यूनिट की दरखास्त पर नहीं की गई थी। शहजाद अकबर का कहना था बरतानवी हुक्काम ने 2019 के कुछ फंड्स को मशकूक करार देकर खुद तहकीकात शुरू की। ऐसे में FIA ने अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ डब्बे भर के सबूत जमा करवा दी हैं। 5 बक्सों में छुपी तफसीलात समाज सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक फल सब्जी वाले, PCOs और टायर की दुकानों समेत मुतअद्दिद गैर मुतल्लिका कारोबारी अफराद की जानिब से 57 जाली और रमजान और अल अरबिया शुगर मिल्स के 20 मुलाजिमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए गए। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। अदालत में FIA की जानिब से शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ जमा करवाए गए 5 बक्सों के अंदर दस्तावेजात में तहलका हेज इंकशाफात सामने आ गए। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक ऐसी दुकानों और कंपनियों से रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिलों के 57 जाली अकाउंट्स में 8 अरब रुपए मुंतकिल हुए, जिनका शुगर इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इनमें टायर शॉप्स, PCOs, खिलौने, फर्नीचर, कपड़े और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें शामिल हैं। चाय वाले और घी वाले के अलावा ड्राई फ्रूट वाले ने भी पैसे भिजवाए, जबकि फ्लोर, कॉटन और राइस मिलों की जानिब से भी रकूम मुंतकिल की गयी, जबकि इन मिलों के 20 छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स में भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। FIA दस्तावेजात में बताया गया है कि ये तमाम मशकूक ट्रांजैक्शंस उस वक्त हुई जब हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इसी की बुनियाद पर FIA ने मुल्ज़मान की जमानतें मंसूख करने के लिए सबूतों से भरे बॉक्सेस अदालत में जमा करवाए हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तो एक कड़क जवाब ने मज़ाहमत का बयानिया लेकर चलने वाली मरियम नवाज को मुफाहिमत सिखा दी। आर्मी चीफ के तौसी पर नून लीग का हिमायत में वोट गुनाह करार देने वाली मरियम नवाज को हमजा शहबाज ने ऐसा वाज़े जवाब दिया कि पार्टी इजलास में मरियम नवाज के बराबर में हमजा की निशस्त भी नून गई और मरियम नवाज हमजा की तारीफें करने लगी। कहा हमजा एक अच्छा इंसान है, दिल से दुआ गो हूँ। नून लीग में 2 अलग बयानियों का एतराफ करते हुए कहा हम 2 अलग इंसान हैं, सोचें अलग हो सकती हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी, जो शरीक थे उन्हें माफी मांगनी चाहिए, यानी शहबाज शरीफ की जानिब उनका इशारा था। एक सवाल में नून लीग की कहानी बदलती, सवाल भी मरियम नवाज का नाम लेकर किया गया। हमजा शहबाज जवाब में ऐसा बोले जैसे पहले कभी ना बोले थे। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। इसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। एक्सटेंशन का मामला, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। इस जवाब के बाद इजलास में हमजा शहबाज की कुर्सी भी लग गई। मरियम नवाज चचाजाद भाई की तारीफें करने लग गई। हमजा के लिए बहुत दिल से दुआ गो हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, खुदा काफी रखता है। फिर जब मरियम ने अपने वालिद को ही सरपरस्त बताया, तालियों से गूंज उठा हॉल, पर हमजा का हाथ हिलता नजर न आया। हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ है, हमारी जमात का सरबराह। 2023 का इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, शहबाज शरीफ ने कल मुतालबा किया।
आज अहम हुकूमती शख्सियत से गारंटी भी मिल गई। वजीर दाखिला शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम बात कर गए। बताया शहबाज शरीफ ने 2023 के इलेक्शन के शफाफ होने की गारंटी मांगी है। शहबाज शरीफ साहब आपको ये जमानत दी जाती है। ये भी बोले कि शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। नून लीग में 2 नहीं 3 ग्रुप बनेंगे। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं वो सही हों और शफाफ हों और उसमें कोई धांधली ना हो। शहबाज शरीफ साहब आपको ये कमिटमेंट दी जाती है। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीम निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ यहाँ 3 ग्रुप होंगे। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो करीब आ रहे हैं। वो जोडो कराटे का माहौल कम हो रहा है और कम होना चाहिए। मेरे नाम से जो बहुत सारी मैसेजेस चलाए गए कि मैंने इलेक्शन कमिश्नर की हमायत में खत लिखा था, मैंने उनका खत लिखा था लेकिन वफाकी मुतसिब के लिए। कराची के लिए अच्छी खबरें होंगी और बहुत अच्छे रवैयों के साथ होंगी। करप्शन खत्म, कोऑपरेशन शुरू। वजीर आजम इमरान खान कराची आए, केसीआर का संगे बुनियाद रखा और सिंध हुकूमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहा कराची की बेहतरी के लिए विफाक और सिंध को मिलकर आगे बढ़ना होगा। वजीर आला सिंध वंडर आइलैंड पर अपने मौकिफ पर गौर करें, ये भी उन्होंने कहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ किया था, वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है वो। हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे। जो बाकी कराची के मसले हैं, उन कराची के मसलों के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं। मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी। कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा, क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में, और जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी। इनके पास कैपिटल पड़ा है, डॉलर्स पड़े हैं, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है ताकि हमारी करेंसी को स्टेबलाइज हम करें। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने केसीआर मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, कराची वाले जदीद इंट्रासिटी रेलवे सिस्टम देखेंगे। वजीर बराए रेलवे आजम स्वाति ने रेलवे को चंद माह में मुनाफा बख्श इदारा बनाने का अज़्म जाहिर किया। केसीआर का मंसूबा जो है ये भी इनोवेशन से हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया केसीआर के अंदर। केसीआर को 21 अरब रुपए PSDP फंड से मुकम्मल किया जाएगा। कराची में जदीद सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में असद उमर का ऐलान। कहा, अक्टूबर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बोर्ड से मंजूरी के बाद इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो केसीआर मॉडर्न केसीआर का जो मंसूबा है उसके ऊपर फिजिकल काम होता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। 18 से 24 महीने इसकी कंप्लीशन टाइम है। जो हमारी नौजवान नस्ल है कराची की, वो एक जदीद मॉडर्न इंट्रासिटी रेल सिस्टम देखेगी। वजीर रेलवे आजम सवाती ने तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाहात में रुकावट डालने वाला छोटा सा तबका नाकाम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला चंद महीने के अंदर पाकिस्तान का ये इदारा जो 50 साल से बाकायदा नुकसान के अंदर जा रहा है, वो मुनाफा बख्श इदारा खुदा के फजल से रेलवे के अफसरान और मजदूरों की हिम्मत की वजह से बनेगा। कराची सर्कुलर रेलवे की तकमील के लिए सिंध हुकूमत 6 अरब जबकि विफाकी हुकूमत 15 अरब रुपए देगी। वज़रा का कहना है, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने गुज़श्ता 1 साल में कराची की बेहतरी के लिए मिलकर फैसले किए हैं। खुला चैलेंज लगता है सईद गनी को केसीआर। कई बार डेस्क मंसूबा शुरू करके मंसूख करने वाले सईद गनी को लगता है
केसीआर मंसूबे का आगाज बगैर मंसूबाबंदी किया गया। कहते हैं पुरानी लोकल ट्रेन के रूट पर केसीआर का इफ्तिताह कर दिया गया। अब अल्लाह करे वादे के मुताबिक केसीआर पर काम भी शुरू हो जाए। आज जो जिस काम का संग बुनियाद रखा गया है वो असल में उस पुरानी लोकल ट्रेन के रूट पर जो ग्रे स्ट्रक्चर है, जो फ्लाईओवर्स बनने हैं, जो अंडरपासेस बननी है, जो लाइन ठीक होनी है, वो है। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मंसूबा किसी तैयारी के बगैर उसका संग बुनियाद भी रख दिया जाए और उसका आगाज़ कर दिया जाए। जो मंसूबा हमारी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 250 अरब रुपए से कम में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, उसके लिए कोई 15 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे, 6 अरब रुपए हमारे हैं, 21 अरब से ये जो स्ट्रक्चर है उसका संग बुनियाद रखने का इफ्तिताह किया है। एज ए कराची आइट मेरी ये दुआ है अल्लाह करे जिस किस्म की बातें कही गई हैं, जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी जल्दबाजी में संग बुनियाद एक ऐसे काम का रख दिया गया है जो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, उसका क्या होगा। तो हमें अंदाज़ा है कि जब आप इस काम को शुरू करते हैं तो कई महीने, कभी कभी साल लग जाता है, 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं आपको प्रोजेक्ट को ज़मीन पर लाने में, उसका आगाज़ करने में। तो ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है तो उसकी वो कोई जो बेसिक वर्किंग होती है, जो काम होता है, वो हमें नज़र नहीं आया। कराची वालों, अब तो खुश हो जाओ, ये है जदीद सहूलतों से आरास्ता कराची सर्कुलर ट्रेन जो आ रही है आपके शहर में। ये कोई छोटा मंसूबा नहीं है, पूरे 44 किलोमीटर तवील है, जिस पर 250 अरब रुपए लागत आएगी। 100 अरब का तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और ये 18 से 24 माह में मुकम्मल होगा। चलिए अंदर चलते हैं। मॉडर्न केसीआर इंटरनेशनल लेवल की होगी। ये ट्रेन डीजल से नहीं, बिजली से चलेगी। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक रिग रोड स्टेशन से शुरू होगा, जो डेपो हिल, गुलिस्तान जौहर, उर्दू साइंस कॉलेज, गिलानी स्टेशन, नाजमाबाद, औरंगी स्टेशन और साइड से होती हुई बल्दिया, वजीर मेंशन, सिटी स्टेशन और फिर कैंट पहुंचेगी। ट्रैक के रूट पर आने वाले तमाम फाटक खत्म करके उनकी जगह अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे और ये पूरा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनेगा। एक ट्रेन में 800 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। पहले मरहले में 25 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो 30 स्टेशन को कवर करेंगी। हर स्टेशन का फासला 1.5 किलोमीटर होगा। केसीआर से रोजाना 4,75,000 मुसाफिरों को सहूलत मुयस्सर आएगी। और मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अमरीकी डॉलर ने फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना दिया। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। रोक सको तो रोक लो, डॉलर का खुला चैलेंज। अमरीकी डॉलर काबू में ना आ सका, रुपए की कदर तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद कहते हैं डॉलर मुसलसल महंगा होने की एक अहम वजह डॉलर्स का अफगानिस्तान स्मगल होना है। साथ जो ये विड्रॉल हुआ यूएस का अफगानिस्तान से, जो अमेरिका निकला है, वहाँ पे डॉलर की जो है बहुत ज़्यादा, डॉलर ही बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। तो नेचुरली फिर डॉलर कहाँ से आएगा? आपकी जो एडजस्टेंट इकोनॉमीज़ हैं वहीं पर ही आप करेंगे, स्मगल होगा डॉलर, यही होगा। तो ये जो एडिशनल डिमांड है, कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 मिलियन डॉलर्स यहाँ से निकल रहे हैं डेली, लेकिन लगता ये एस्टिमेटेड नंबर्स के हिसाब से कि इससे कहीं ज़्यादा यहाँ से डॉलर निकल रहा है इनडायरेक्टली। पीर को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी कदर में 52 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ने ने भी करेंसी मार्केट में डॉलर पर तेल छिड़का। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर पहली बार 171 रुपए से भी तजावज कर गया और 171 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के इकदामात के बावजूद डॉलर की तलब और कदर नीचे नहीं आ रही है। दरामद कुनंदगान मजीद महंगा होने के खौफ के जेर असर धड़ाधड़ डॉलर खरीद रहे हैं। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
चेयरमैन नैब की तौसी का मामला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुतनाज़े तरीन चेयरमैन की तौसी की कोशिश नामंजूर। चेयरमैन नैब की गैर कानूनी तौसी की मुखालिफत करेंगे। कानून में मुतय्यन मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। नैब इमरान खान हुकूमत का आला-ए-कार बना हुआ है। तौसी की कोशिश की गई तो ये बात हमारे बयानिए को दुरुस्त साबित करेगी, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा। और NICVD मेगा करप्शन में मुलव्विस 3 अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। नैब की सिफारिश पर हैदर अवान, डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक और दावर हुसैन के नाम ECL में शामिल कर लिए गए। खबर की तफसील जानेंगे मुदस्सिर नजीर से। मुदस्सिर बताइए। हाँ जी बिल्कुल सीधा। NICVD में मुबैना मेगा करप्शन में मुलव्विस 3 अफराद का नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ECL में हैदर अवान, डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक और दावर हुसैन शामिल हैं। बिलियन रुपीस की करप्शन, इलीगल अपॉइंटमेंट्स और इलीगल टेंडर्स के केसेस में मुलव्विस इन 3 अफराद के खिलाफ नैब ने इनके नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी और नैब में इन अफराद के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। नैब ने NICVD के एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है नदीम कमर, उनका नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश कर रखी है, मगर ताहाल उनका नाम अभी तक ECL में शामिल नहीं किया गया। तफसील के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। मुस्लिम लीग नून बरतानिया टूट फूट का शिकार। पार्टी के सदर और दीगर ओहदेदार आमने सामने। ब्रेडफोर्ड का पार्टी ऑफिस, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकनी पड़ गई। क्या से क्या हो गई, हम आपको दिखाते हैं। क्या हमें बोलने का मौका दिया जाएगा जनाब? इधर मेरा भाई बैठ आराम से। तेरा क्या क्या मत बोलना, तू जानता नहीं है मुझे। खामोश हो जा। खुले पे भेजा इधर नहीं, मुंह बंद रख ले। बैठफोर्ड में रह रहा है इधर। समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान भट्टी, इतना गुस्सा, ऐसी जबान का इस्तेमाल, ये क्या हुआ? किस बात पे इतना झगड़ा हो गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बाद अब मुस्लिम लीग नून बरतानिया में भी इख्तिलाफात हैं, वो सामने आ रहे हैं खुल के। इस सिलसिले में ब्रेडफोर्ड के इंतजाम है, जो मुस्लिम लीग नून की जो इंतजामिया है उनके दरमियान और बरतानिया के जो सदर है मुस्लिम लीग नून के जुबैर गुल, उनके दरमियान ये तनाव है वो सामने आया। इस सिलसिले में ब्रेडफोर्ड के जो ओहदेदार हैं उन्होंने जुबैर गुल पर काफी संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के अंदर साजिश की हुई है, मनपसंद लोगों को नवाजने और कायद के साथ मिलने के लिए भी सिर्फ मनपसंद जो ग्रुप है वो एक धड़ा बनाया गया, उनको मिलने की इजाजत दी जाती है, जबकि जो नजरियाती कारकुन है उनको नजरअंदाज किया जाता है। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मुखालिफ ग्रुप था जुबैर गुल का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाए। तो जो जुबैर गुल के हामी थे वो वहां पर पहुंच गए, एक दूसरे के साथ यहाँ पाकिस्तान से लेकर ब्रेडफोर्ड तक PMLN में खूब झगड़े हो रहे हैं, यही सब कुछ सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने अपडेट किया। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। थोड़ी सी बारिश के बाद बेशतर मुकामात पर फिर पानी जमा हो गया। कैंट स्टेशन की छतें भी टपकने लगी। कराची में अचानक बादल आए और तूफानी हवाओं के साथ बरस पड़े। चंद मिनटों की बारिश के बाद हब्स और गर्मी में कुछ कमी आई। तेज बारिश का सिलसिला कराची के जुनूबी हिस्सों तक ही महदूद रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसी बारिश माइक्रो बर्स्ट का नतीजा होती है। किसी थोड़ी सी मतलब छोटी सी जगह पर अगर बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए कुछ ज्यादा बारिश हो जाए और आंधी वांधी ऐसे चले और विजिबिलिटी कम हो जाए तो उसको हम माइक्रो बर्स्ट कहते हैं। लांडी, कोरंगी, मलीर, एहसनाबाद, गुलजारे हिजरी, स्कीम 33, सोहराब गोड, न्यू कराची, गुलशन मेमार, सदर, II चुंद्रीगढ़ रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। जरा सी बारिश के बाद सिंध असेंबली, सिंध हाई कोर्ट के अहाते, फवारा चौक, प्रेस क्लब रोड और गिजरी में पानी जमा हो गया। गुरु मंदिर से सदर जाने वाली सड़क झील बन गई। जहाँ जहाँ बारिश है वहाँ घुटनों घुटनों पानी है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? गड्ढे खोद रही है, पाइप डाल रही है। पूरे शहर में तक खुदाई हो चुकी है और पाइप सीवरेज के डाल चुके हैं, फिर भी ये पानी का जमा होना समझ से बालातर है बात है। बारिश का पानी जमा होने से PIDC समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बारिश और तेज हवा के बाइस सिंध असेंबली के अहाते और अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में
2 दरख्त गिर गए। बारिश के दौरान कैंट स्टेशन पर इंतजारगाह की छतें टपकने लगी, जिसके बायस प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिर परेशान दिखाई दिए। शेड जो लगे हुए हैं ये बाबे आदम के ज़माने के लगे हुए हैं, जिनसे अभी बारिश थोड़ी सी हुई है तो वो टपकना शुरू होगी और सारे लोग अपने आप को बचा के साइड पे हो रहे हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने और समुद्री हवाएं बंद होने के बायस बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज नया मानसून सिस्टम दस्तक देगा। कल से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बादल जम के बरसेंगे। उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में ताखीर। एयर एम्बुलेंस ने उमर शरीफ के बगैर ही 12 घंटे में वापसी का कह दिया। एहलिया सरी गजल ने हुकूमत से मुदाखलत की अपील कर दी। कहती हैं एम्बुलेंस को उमर शरीफ के बगैर जाने से रोका जाए। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी में मजीद ताखीर हो रही है। उमर शरीफ के जाती मुआलिज और एयर एम्बुलेंस के साथ आने वाले डॉक्टर्स मुआयने के बाद सफर की इजाजत देंगे, जिसके बाद कल सुबह रवानगी का इम्कान है। कराची एयरपोर्ट पर मौजूद एयर एम्बुलेंस की जानिब से उमर शरीफ के अहले खाना को कहा गया है कि वो 12 घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शरीफ का डायलिसिस हो रहा है और उनकी तबीयत संभलने में कुछ वक्त लगेगा। उमर शरीफ की अहलिया जर्री गजल कहती हैं एयर एम्बुलेंस से दरख्वास्त की है कि 24 से 48 घंटे इंतजार करें, लेकिन वो 12 घंटे में वापसी पर इसरार कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस से हमने रिक्वेस्ट की थी कल से कि वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स उनको यहाँ रुकना होगा, मगर अभी जो है वो कह रहे हैं कि हम 12 घंटे में यहाँ से चले जाएंगे, चाहे पेशेंट जाने के काबिल हो या ना हो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिंध गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी कि प्लीज इसको सीरियसली लिया जाए। इस टाइम उमर का डायलिसिस चल रहा है, एयर एम्बुलेंस को पाबंद किया जाए कि वो उमर शरीफ को यहाँ से लिए बगैर नहीं जा सकती, प्लीज। दूसरी तरफ अमेरिका में मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर गिर गया था। 48 घंटे बाद उमर शरीफ की रवानगी का फैसला किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो है वो कल जो है उनका ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से खान में जो उनके हॉस्पिटल में जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको सीसीयू में ट्रांसफ़र किया और फिर उनको आईवी फ्लूइड्स दिया और मेडिकेशंस दी ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, और वो हो गया है नॉर्मलाइज। लेकिन अभी उनके यूरिन आउटपुट में कुछ कमी है और इस वजह से जो है अब हमने ये डिसीजन लेना पड़ा हमें कि 1-2 दिन रुकना पड़ेगा ताकि उनकी सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए। अहलिया उमर शरीफ जर्री गजल ने अवाम से उमर शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। जर्री गजल का कहना था कि उमर की पहली बीवी और बेटे को किसने टिकट लेकर दिए उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो अपने खर्चे पर उमर शरीफ के साथ अमेरिका जरूर जाएंगी। साथी रिपोर्टर रेहान अहमद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। 10 साल पुरानी दुश्मनी पर कराची में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। बफर जोन में कत्ल होने वाले रिक्शा ड्राइवर का 10 साल पहले बाजोर में जानवर खेत में घुसने पर झगड़ा शुरू हुआ था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा की चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कराची के इलाके बफर जोन में आज जो फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें इब्राहिम नामी नौजवान जो कत्ल हुआ है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि ये 10 साल पुरानी दुश्मनी है जो चली आ रही है। बाजोड़ के इलाके में इस दुश्मनी का आगाज हुआ था और अभी तक ये सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें आज इब्राहिम को जो है वो कत्ल किया गया है इसी दुश्मनी में। आज क्या वाकया पेश आया? आप साथ थे अपने भाई के मौजूद? बंदे आके मेरे भाई गाड़ी में काम कर रहा था, भाई के सर पे फायर किया। जी बिल्कुल, आज मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान आए हैं। रक्शे पर काम करने वाले यानी कि रक्षा ड्राइवर हैं इब्राहिम जिन्हें कत्ल किया गया है, वो अपने रक्शे में कोई काम कर रहे थे, उसको दुरुस्त कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए हैं और उन्होंने फायरिंग करके इब्राहिम को कत्ल किया है। ये एक 10 साल से जायद की दुश्मनी है जो चली आ रही है बाजोड़ से, जिसमें आज जो है वो इब्राहिम को कत्ल किया गया है। जी, हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।